तरह का होता है, ठीक है। बॉन्ड हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बॉन्ड वीक है, मतलब क्या क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग और वीक का, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी देनी होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं जिस भी बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आएगा। और ऐसा बॉन्ड जिसका बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी या बॉन्ड फॉर्म होने पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, दोनों ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो 42 किलो जूल पर मोल से कम हो तो उसको हम लोग वीक बॉन्ड में काउंट करते हैं। बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और वीक को डिवाइड करने का ये एनर्जी का मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास कौन कौन से, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से। एक तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखा है हमने। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में है। और एक हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है ना, मेटालिक बॉन्ड जो मेटल्स में होता है ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। वीक बॉन्ड में कौन कौन है पता है किसी को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवाल्स, वॉल, हाइड्रोजन। तो हम बोलते हैं वीक बॉन्ड में दो कैटेगरी है हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो वीक बॉन्ड होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और एक होता है हमारे पास वंडर वॉल्स फोर्स। सभी लोग म्यूट रखो, मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है मेरे को। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अंधों में काना राजा टाइप बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि वीक बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रांग होता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड्स में जैसे वंडरवॉल फोर्सेज में तुमने पढ़े होंगे, वंडरवॉल फोर्सेज डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ऐसे ही वंडरवॉल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही वीक है, बट वीक में जो स्ट्रांग होता है वो होता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनको हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम बोलते हैं हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग 5 आएगा उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 3 में, मेटलिक बॉन्ड पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग 4 में, और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे बॉन्डिंग 1 2 3 तीनों में। बॉन्डिंग 1 2 3 में पढ़ेंगे हम लोग कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्डिंग 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल फोर्स, आयनिक बॉन्ड बॉन्डिंग 5 में, मेटलिक बॉन्ड बॉन्डिंग 4 में। ये तो हमारे चैप्टर का पूरा मैंने एक समरी बता दिया है, ऐसे ऐसे हम लोग करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इसका मतलब है एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज। रिलीज होगी। ऐसे ही बॉन्ड का डिफॉर्मेशन बोले हम लोग, मतलब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये बात, कभी भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कभी भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो देखो स्टार्टिंग वाली थ्योरी है वो घिसी पिटी थ्योरी है, तुम्हें आती हुई होगी, बट हम लोग वापस से लिखेंगे इस वाली थ्योरी को एकदम। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, क्लोरीन के पास साथ में लोन पेयर भी है, 3 लोन पेयर होते हैं। तो क्या हुआ, क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, और ऐसे ही दूसरे क्लोरीन ने भी यही बोला कि जो तेरा है वो मेरा है, टाइप सिचुएशन है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बिन में बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, बताओ। कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? नॉन मेटल। पहला, मैंने पहला तो बताया था, अगर नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बीच में भी बन सकता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। कोवलेंट बॉन्ड मेटलॉइड के बीच में भी बन सकता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोवलेंट Yes, बॉन्ड sir. यहाँ तक है। थर्ड पॉइंट जिस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, शायद तुम्हें पता भी होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताओ, जल्दी से बताओ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूँ। तो पोलैरिटी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोलो बोलो क्या रीजन है? मैंने लिखा कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। बनता है और ऑर्बिटल्स में तो डायरेक्शनलिटी होती है। ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है और ऑर्बिटल में डायरेक्शनलिटी होती है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर रब कर दूंगा लिखने के बाद, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि मान लो P था, ये P से ओवरलैप किया तो बॉन्ड बनेगा, है ना। P था, ये P से ओवरलैप किया, बॉन्ड बनेगा। ये P था, इसने इस डायरेक्शन से ओवरलैप किया, नहीं बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये P आया ऐसे, ये P आया ऐसे, ऐसे ओवरलैप करेंगे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तभी बॉन्ड बनेगा। मतलब डायरेक्शन का रोल है, मतलब डायरेक्शन का रोल है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, वो कैटायन एनायन किसी भी डायरेक्शन से ले आओ अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है किसी भी डायरेक्शन से लाओगे तभी अट्रैक्शन होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाओगे तभी अट्रैक्शन होगा। किसी भी डायरेक्शन से ले आओ कैटायन एनायन में तो अट्रैक्शन होगा। ये कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड की, बोलो। हाँ सर। तो हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से तुम ले आओ, आयनिक बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ता अट्रैक्शन का। कैटायन एनायन में तो अट्रैक्शन हो ही जाएगा किसी भी डायरेक्शन से ले आओ, बट कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं इसमें डायरेक्शन का रोल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शनल। समझ आई बात? यस सर। चलिए अब बात करते हैं रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्या रीजन है? फर्स्ट पॉइंट बोलो। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए दोनों इसमें, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बनता है। कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, क्या बोला कि भैया ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ये रूल कहाँ से आया कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि इनर्ट गैसेस जो है ग्रुप नंबर 18 की वो रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो उन्होंने देखा कि उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट होती है। तो इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि बस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आओ तो स्टेबिलिटी को गेन कर जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये थ्योरी दी गई कि कोई भी मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बना रहा है ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। स्टार्टिंग की थ्योरी थी। तो इसमें मैं क्या लिख देता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं एटम्स गिव टेक और शेयर इलेक्ट्रॉन
in order to complete octet of electrons in their outermost shell. तो देखो शेयर का तो ठीक है, एटम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, गिव और टेक का सीन कहाँ आएगा? एटम देंगे, लेंगे या शेयर करेंगे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम बोलते हैं गिव और टेक का। अरे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड कहां से आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड में बताना सब कुछ। तो हम बोल रहे हैं एटम इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या शेयर करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो देने लेने की बात कहाँ आएगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा ही तो होता है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, फिर बाद में दोनों उसको बराबर शेयर कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। बोलो। हाँ सर। चलिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं इसके सब पॉइंट्स, है ना। हम बोल रहे हैं फर्स्ट पीरियड एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम कंप्लीट देयर व्हाट? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट नॉट ऑक्टेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किसको देखेगा? हाइड्रोजन का आइडियल कौन है? हाइड्रोजन का आइडियल है हीलियम, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में उसी के पीरियड में है। जैसे मान लो ऐसा होता है, HCl है, HCl में देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हाइड्रोजन के पास शेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट। क्लोरीन के पास शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, only second period elements seems to follow octet rule properly। ठीक है, हम बोलते हैं कि सेकेंड पीरियड के जो अरे भाई अपना म्यूट करो, ये क्या बातें सुना रहे हो घर की। ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट सेम्स रूल प्रॉपरली, ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। क्या? हम बोलते हैं however octet may remain incomplete for few second period elements, for example कौन है बोलो? BS3। नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम, बोरोन, उन्हीं की बात करनी है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लिथियम वगैरह की बातें मत करो, लिथियम मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं दे फॉर्म BeCl2, गैस लिख रहा हूं ब्रैकेट में स्पेशली, है ना, BeCl3 एक्सेट्रा सच compounds known as hypovalent compounds, ठीक है। हम बोलते हैं कि जनरली सेकेंड पीरियड में क्या बोलते हैं हम लोग कि जनरली सेकेंड पीरियड में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। फर्स्ट पीरियड में तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्टेट बना ही नहीं सकता इतने, तो उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। बट जनरली सेकेंड पीरियड में होता है, उसमें भी बेरिलियम बोरोन कचरा कर देते हैं। वो लोग हाइपोवैलेंट के नाम से जाने जाते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कैसे? हम लोग चाहें तो देख भी सकते हैं कि एक तो BeCl3 है और एक BeCl2 है ना। अब इसमें देखें, शेयरिंग के पास बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग के बाद इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तरह से हम लोग ये एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग मान सकते हैं, या फिर ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन भी हम लोग इसको मान सकते हैं। बट जनरली थर्ड पीरियड में सेकंड पीरियड में ही लोग ऑक्टेट को फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट में और may not follow ऑक्टेट रूल। मतलब थर्ड पीरियड के आगे वाले में जरूरी नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है तो अपने ऑक्टेट को वो एक्सपांड भी कर लेता है। ठीक है, अगर किसी को कोई पॉइंट समझना है तो बोल दे, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8, ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। expanded octet mean more than 8 valence electron and such compounds are known as, क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं जिसमें वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा PCl5, फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है हमारे पास, फास्फोरस हमारे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसने शेयरिंग के साथ ऐसे 5 बॉन्ड बनाए। तो देखो अगर हम शेयरिंग के साथ देखें तो शेयरिंग के साथ फास्फोरस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अब, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, तो फास्फोरस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। कितनी बात समझ आती है, बोलिए। यस सर। तो हमने बोला फर्स्ट पॉइंट कि भैया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो उसका पहला लॉजिक दिया कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, और उसके बारे में जितनी बातें लिखनी थी मैंने लिख दी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने दिया कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। सेकंड पॉइंट के क्यों बन रहा है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड, का सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, या फिर और करके मैं लिख सकता हूं टू डिक्रीज एनर्जी। इसका एक ग्राफ भी पॉपुलर है, तुमने पहले भी देखा होगा, ऐसा ग्राफ होता है हमारे पास। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ कैसा है हमारा, ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। हमारे पे क्या है, यहां पर जाकर इधर तो मेरा एनर्जी है ना, और इधर मेरा डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, जो दो मॉलिक्यूल, दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनका डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर वो दोनों दूर दूर है, ठीक है। फिर वो पास आए और इधर जाकर उनकी एनर्जी कम हो गई, मतलब यहाँ पर जाकर वो मोस्ट स्टेबल हो गए हैं, मतलब उन्होंने बॉन्ड बना लिया है एकदम परफेक्ट। अब उनको और ज्यादा पास लाएंगे तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। बॉन्ड लेंथ। अच्छा। ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा एक हमारे पास ग्राफ भी होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा बॉन्ड बन क्यों रहा है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऑब्वियसली, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट वाला पुराना लॉ है बट पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है। बोलो। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा है, फॉर्मल चार्ज कैसे लगाते हैं, पढ़ा है तुम लोगों ने। हाँ सर। ठीक है, हमारी शीट में एक फॉर्मूला गिवन है फॉर्मल चार्ज का, कि हम लोग किसी भी स्पीशी पर फॉर्मल चार्ज कैसे लगाएं। तो फॉर्मल चार्ज लगाने के लिए पहले तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो अभी तुम्हें बनाना नहीं आता, मैं मान लेता हूं कि तुमको नहीं आता, तो कैसे फॉर्मल चार्ज लगाएं, है ना। तो सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन लिख देता हूँ, और फॉर्मल चार्ज लगाने का एक मैं ट्रिक तुम्हें बताऊंगा, है ना, उससे हमें लगाने। शीट में हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा है, उससे नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तुम्हें फॉर्मल चार्ज लगाना है। तो हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज होता है क्या, हम बोलते हैं इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, it is an imaginary charge while
calculating formal charge, we assume that each bond is purely covalent. हमने क्या बोला? हमने बोला है कि एक तो इमेजिनरी चार्ज है, दूसरी चीज जब भी हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम मान लेंगे कि सारे के सारे बॉन्ड प्योरली कोवलेंट है. अच्छा, ये चीज तो तुमने शायद कभी पढ़ी होगी ना कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवलेंट नहीं होता. हर कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर या हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर ऐसा कुछ होता है. ऐसा पढ़ा है पदांश रूल्स में. बट हम लोग फॉर्मल चार्ज लगाते वक्त ये मान लेंगे कि भाई हर बॉन्ड प्योरली कोवलेंट है. अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएं फॉर्मल चार्ज क्या है? तो हम नेक्स्ट चीज वही पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज. तो देखो ध्यान से देखो, तुम्हें वो तो पता ही होगा ना कि किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड पीरियड में. जैसे बोरोन में 3 होते हैं, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7. ये सब तो पता होगा. हाँ अब देखो मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, उसमें फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ. स्ट्रक्चर ये है ना, ये हमको गिवन है, जो मैंने बनाई ना ये गिवन है हमको स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर में ना लेफ्ट मोस्ट वाला नाइट्रोजन है, उसमें देखो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं तुम्हारे पास. लेफ्ट मोस्ट वाले नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 5. विदाउट शेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. 2 तो लोन पेयर है और 3 वाले बॉन्ड बना लिए. 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. हाँ सर. और इसके खुद के पास कितने होते हैं एक्चुअल में? 5 ही होते. 5 ही होते हैं. तो ना ही इलेक्ट्रॉन की गेन हुआ ना ही लूज हुए, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0. अब जो बीच वाला नाइट्रोजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4. और होते कितने इसके पास एक्चुअल में? 5. मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, इसलिए इस पर +1. समझ आया? अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. और होते कितने ऑक्सीजन के पास? 6. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हुई है तो -1. समझ आ गया? हाँ सर. यस सर. चलिए अब मैं तुम्हें और स्ट्रक्चर बना के देता हूं, उनमें तुमने खुद को कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज तुम्हें ही कैलकुलेट करना है. जल्दी से मुझे बताओ कैलकुलेट करके. लुईस डॉट स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बनाओगे तभी पता चलेगा ना ये. सर रिवर्स में हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि अगर चार्ज अगर करेक्ट है कि नहीं, तो अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है दोनों. नहीं देखो, अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी तरफ से केमिस्ट्री नहीं बनानी है. कुछ जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको सुन लेना है और तन मन धन से मान लेना है. बस यही करना है.
हो गया? एक हाँ मिनट। सर। जल्दी कर दो। हाँ सर। हो गया सर। हो गया, चलिए अच्छी बात है, हो गया। तो लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, लेफ्ट से बताओ चार्ज, सेकंड वाले में लेफ्ट से। -1 -1 +1 0। +1 0। जीरो वाला हम लोग लिखते नहीं है ना, जीरो का मतलब तो तुम्हें भी पता है, जीरो लिखने का कोई सेंस नहीं होता, जीरो का मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में बताओ लेफ्ट से। नहीं, -2 +1 +1। टू +1 थर्ड वाले में -1 प्लस -1 अब देखो इसमें डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे बताओ, 0 दोनों पे जीरो आएगा, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे। 0, हाँ 0 आएगा दोनों पे। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 -1 और सिंगल बॉन्ड वाले सल्फर पे -1 और बीच वाले सल्फर पे +2 0 0 आएगा। जीरो आएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज खत्म हमारा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सर हाँ बोलो। सर मुझे मतलब इसमें एक चीज ये समझ में नहीं आई कि मतलब अभी सबका ऐसे देखे तो ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट हो रहा है ना, तो फिर चार्ज क्यों आ रहा है? मतलब चार्ज मतलब एक्चुअल में है कि नहीं? चार्ज देखो इसमें दो चीजें हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता है इसमें दो चीजें, या तो तुम चार्ज दिखा दो या तुम इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब हमारा जो ट्रेंड है वो चार्ज दिखाने का है, मतलब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं कभी बनाऊंगा ना तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास -1 आ रहा है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के पास। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता कभी, मैं चार्ज दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बनाई तो हमेशा मैं स्ट्रक्चर को यूं ही बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे इलेक्ट्रॉन समझ आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा हाँ। तो बस ये है। सर किसी भी कंपाउंड में सपोज SO4 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को इंडिकेट करता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो सर फॉर्मल अब चार्ज बात का बेसिक मतलब क्या है? वही जो चार्ज आ रहा है वही एक्चुअल वाला चार्ज, वही फॉर्मल चार्ज है। अच्छा हाँ ठीक। सर वो तो अब इमेजिनरी रहता है ना। हाँ इमेजिनरी है, देखो हमारी क्या है, थ्योरी हमारी ऐसी है कि हम लोग कभी थ्योरी को मिक्स ना करें। जैसे हम लोग फ्यूचर में VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, VBT पढ़ेंगे, फिर MOT पढ़ेंगे, तो तुम कल को बोल दो सर VBT में ये बोला था पर MOT ने ये बोल दिया, तो हर थ्योरी का अपना एक रूल है। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने जो जो बातें बताई ना, हम लोग वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। लुईस डॉट ने क्या बोला कि मैं तो डॉट बनाकर बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज नहीं बताऊंगा, उसने ये बोला। तो उसके लुईस के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है वो इमेजिनरी, बाद में हम लोग उसको एक्चुअल चार्ज के फॉर्म में काउंट करने लग गए थे, ठीक है। ठीक है सर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने इमेज वो ले रखा है स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो इतना सारा लिखेंगे टाइम वेस्ट। ये रहा, है ना। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम इतना दन सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे अभी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स हैं, अगर वो रूल्स फॉलो कर लिए तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। वैसे तो एक्चुअल में क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो ये रूल्स पढ़ लो एक बार, है ना, फिर डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल की हेल्प से तुम्हें बताऊंगा, उससे सब समझ आ जाएगा। हम लोग पहली चीज देखो मैंने लिखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सिंगल सेंटर स्पीशी। मतलब एक तो हमारे पास मल्टी सेंटर स्पीशी होती है, एक होती है सिंगल सेंटर स्पीशी। तो सिंगल सेंटर स्पीशी के लिए हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 मैंने लिखा है अरेंज द एटम इन स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंज द एटम इन स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा मैंने ये क्या लिखा है, अच्छा यूजुअली भी लिखा है, मैंने लिखा है अरेंज द एटम इन द स्पेस एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट यूजुअली
एक्सेप्ट हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। अच्छा हमारे को देखो अलग अलग एटम दिए होंगे, जैसे मान लो हमको बोला कि NH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन। हम बोलते हैं, देखो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ सेंट्रल एटम बनाने का। सेंट्रल एटम जनरली वही होता है जो या तो नंबर में कम हो, जैसे NH3 में एक नाइट्रोजन था 3 हाइड्रोजन थे, तो नंबर में कम कौन है, नाइट्रोजन। या फिर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऐसा स्पीशी जिसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा बॉन्ड बना पाए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है एक ही नाइट्रोजन, बट हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता था, इसलिए हमने नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम रखा। क्या सेंट्रल एटम डिसाइड कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला क्या, नेक्स्ट हमने बोला ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग द चार्ज। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो और क्लियर होगा तुम्हें। स्टेप 3, कनेक्ट द टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से सारे टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम को कनेक्ट कर लो। ठीक है। स्टेप 4, डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच टर्मिनल एटम एंड डंप ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। पहले तो एक एक बॉन्ड बना लो टर्मिनल एटम्स के साथ, फिर सभी के ऊपर 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दो। टर्मिनल एटम पर लगाना है, और अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको सेंट्रल एटम पे डंप कर देना है। स्टेप 5, चेक इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट और नॉट। इफ not then convert one or more electron pair of terminal atom in double or triple bond till the octet is complete. Step 6, clearly show formal charge on each atom. तो देखो ये तो सारे स्टेप है, इसको पढ़ के समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, एग्जांपल करेंगे तभी सब कुछ क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, कार्बोनेट का, CO3 2 माइनस। वैसे तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आता ही होगा कार्बोनेट आयन का, बट मैं फिर भी बना के बताता हूँ। अब कार्बोनेट आयन है, पहले तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पहले तो इनको एक्चुअल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जमा दो। सेंट्रल में कौन होगा, कार्बन। 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 और सिमेट्री के अकॉर्डिंग 3 ऑक्सीजन इसके आजू बाजू में लगा दो। अब सारे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो इंक्लूडिंग चार्ज। सेकंड स्टेप में ये था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज काउंट करो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 4। और 3 ऑक्सीजन के 18 प्लस नेगेटिव चार्ज 2 भी आ रहा है, उसको भी काउंट करना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 24। तो देखो 2 स्टेप का काम कर दे। स्टेप 1 अरेंज करो एक्चुअल अरेंजमेंट से, वो मैंने कर दिया। स्टेप 2 ऐड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग द चार्ज। 2 स्टेप का काम मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ सर। यस सर। स्टेप हाँ 3 सर। है कनेक्ट द टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। टर्मिनल एटम को सेंट्रल एटम से कनेक्ट करना है बाय सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन हम खा गए, 6 खा लिए, 18 बचे। 6। तो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे 18। अब देखो स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच टर्मिनल एटम एंड डंप ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। अब सभी टर्मिनल पर 3-3 पेयर बिठा दो। क्या अब इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास, बचा है क्या? नहीं सर। नहीं बचा। तो अब सेंट्रल एटम को देने के लिए कुछ नहीं है। अब इसने बोला है स्टेप नंबर 5, चेक इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीट और नॉट। अगर नहीं है तो हमें करना है। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, तो किसी भी एक टर्मिनल एटम को पकड़ के एक बॉन्ड बनाओ। अब देखो नहीं है तो कितना नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास? 6। 6। ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब एक बॉन्ड और बनाना है। तो एक बॉन्ड और बना दो। अब किस ऑक्सीजन से बनाओ, किसी से भी बना दो। तीनों ऑक्सीजन एकदम सिमेट्रिकल है दिखने में, हर चीज से, हर एंगल से तीनों ऑक्सीजन एकदम सेम है। तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से, ऊपर वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया और एक बॉन्ड बना दिया। तो अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, समझ रहे हो हाँ बात? सर। ठीक है। हाँ सर। अब मेरा बन गया है क्या, इसका स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
यस सर। हाँ सर। फॉर्मल चार्ज लगा दो, फॉर्मल चार्ज में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्या यही होगा फॉर्मल चार्ज? हाँ सर। तो तुमने ऐसी तो स्ट्रक्चर देखी थी कार्बोनेट की, ये स्ट्रक्चर ही तो जानते हो कार्बोनेट की, वही तो बनाई है मैंने। हाँ सर। यस सर। समझ गए कैसे बनाते हैं? क्लियर है फंडा? हाँ सर। यस सर। चलो अब मैं तुम्हें एक दो तुम्हें बनाने को देता हूँ, बना के देखो। इजी इजी स्टेप देखने का जरूरत नहीं, स्टेप चाहो तो देख लो। पहले तो एक्स एस पर एक्चुअल अरेंजमेंट जमा दो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फिर एक एक बॉन्ड बनाओ सभी में, फिर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन देखो, फिर तीन तीन पेयर बांट दो, फिर बचा है तो सेंट्रल एटम को दे दो, नहीं बचा है तो छोड़ दो। फिर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेक करो कंप्लीट है नहीं, नहीं है तो कर दो, है तो बढ़िया बात है, फिर फॉर्मल चार्ज लगा दो। क्लियर है? यस सर। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम्हें करना है एग्जाम्पल नंबर 2 NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। पहले तो इसको कर दो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आता होगा अच्छी बात है, बट एक बार लूज डॉट से बना के देखो। तुम्हें बनाना आता है अच्छी बात है, लूज डॉट से बना के बताओ मेरे को। मैं सारे ही लिख देता हूँ ना, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 कौन है N2O, एग्जाम्पल 4 OCN माइनस, एग्जाम्पल 5 O3, एग्जाम्पल 6 NO2 माइनस। जल्दी से करो।
हो गया क्या? हाँ सर। हो गया सभी का? सर 1 मिनट। करो करो, 1 मिनट दे रहे हैं तुम्हें, फिर मैं फटाफट से बता दूंगा सारे। हाँ सर चलिए हो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। एक एक करके सभी को मैं बता देता हूँ, है ना। देखो सिंपल है काफी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने लिखा है NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। तो देखो एज पर देयर एक्चुअल अरेंजमेंट, नाइट्रोजन बीच में आएगा, तीनों ऑक्सीजन साइड में आएगा। सेंट्रल एटम डिसाइड करना वगैरह तो आता ही होगा ना। सर एक बार बता। अरे जो नंबर में कम हो उसको लगा दो, या फिर जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में लगाओ। नंबर में कम भी नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नाइट्रोजन की कम है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ज्यादा बॉन्ड भी नाइट्रोजन ही बना सकता है। जो सेंटर में वही होगा जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 3 बना सकता है, ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है, इसलिए भी नाइट्रोजन को रखा है। टोटल वैलेंस ठीक है इलेक्ट्रॉन 5 + 6 × 3 + 1, मतलब कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक बॉन्ड बना दिए तो कितने हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन? 18। 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सभी पे देखो बॉन्ड लगा दो, सभी पे 3-3 पेयर लगा दिए। 3 पेयर लगाने का हमारा रूल था, तो 3 पेयर अगर तुमने लगा दिए तो सारे 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब देखो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? नहीं है कंप्लीट। तो तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है, तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है, तो किसी से भी उठा के एक बॉन्ड और बना दो। अब ऑक्टेट कंप्लीट है क्या सेंट्रल एटम का? हाँ यस सर। यस सर। तो एक पेयर इस ऊपर वाले ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसने एक बॉन्ड अपना एक बॉन्ड पेयर कम कर लिया है, इसलिए। चलिए, और फॉर्मल चार्ज लगाएं तो नेगेटिव नेगेटिव, बीच वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे लगाएं तो पॉजिटिव। ऐसा ही होगा, यस सर। बोलो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूं तुम्हें। तुमने NO3 माइनस का ये स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा। तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा NO3 माइनस का, ये है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा होता क्या है कि देखो, इस बात को ध्यान से समझ लो। कहीं पर भी ये बॉन्ड बना रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? ऐसे कोवलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है जिसमें जो हमारा ये डायरेक्शन है हमारे एरो का, वहां पर तो होता है नेगेटिव, और इसकी टेल साइड पर होता है पॉजिटिव। तो इस एरो को अगर इस बॉन्ड से रिप्लेस करोगे तो क्या यही स्ट्रक्चर आ जाएगा? हाँ सर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा होता है। सर दूसरी साइड भी दिखा सकते। हाँ, दूसरी साइड दिखा, तुम्हारी मर्जी, जहां लगा दो, इधर या उधर, कहीं भी हो सकता हो, तो सिमेट्रिकल है। ठीक है। ठीक है एग्जाम्पल सर नंबर वो 3, ये एग्जाम्पल। रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे जो शेयर हो रहे हैं। बिल्कुल। N2O की बात करें तो N2O में देखो, सबसे पहले बीच में तो रख दो नाइट्रोजन को, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के? तो है 5 × 10 + 6 इसके, तो कितने आ गए? 16। अब एक एक तुमने बॉन्ड बना दिया, एक एक तुमने बॉन्ड बना दिया, तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 12। अब हमारा रूल है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन इन पर बिठाने हैं भाई, तो 12 तो खत्म हो गए। अब बीच वाले सेंट्रल एटम को देखो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर। नहीं है।
कितने और बॉन्ड बनाने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 2। अब देखो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज जनरेट होगी 2 बॉन्ड बनाने की। 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होगी 2 बॉन्ड बनाने की, क्योंकि एक तरफ से नाइट्रोजन है, एक तरफ से ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है और राइट साइड में ऑक्सीजन है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए 3 पॉसिबिलिटी होगी क्या, कि दोनों के दोनों बॉन्ड या तो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन दे दे अपने लोन पेयर और ऐसा हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना, 2 इसने बॉन्ड बना लिए तो इसके 2 पेयर कम हो गए। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों बॉन्ड कौन बना दे, ये ऑक्सीजन बना दे। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों एक एक बॉन्ड और बना दे। दोनों एक एक बॉन्ड बना ले, कि एक नाइट्रोजन बनाए और एक हमारा ऑक्सीजन बना ले। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने की। अब इससे हमने देखो एक चीज सामने आती है, अगर पहले तो हम लोग क्या करें, पहले तो हम लोग इनका फॉर्मल चार्ज लिख दें। फॉर्मल चार्ज देखो मैं जल्दी से लगा देता हूं, -+1 -1 -2 +1 +1। देखो हमेशा फॉर्मल चार्ज का जो सम आएगा ना वो ओवरऑल मॉलिक्यूल के चार्ज के इक्वल आएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल N2 होता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो फॉर्मल चार्ज का सम भी 0 ही आएगा। ठीक है, वही तो पूछ रहा था मैं, क्या पूछ रहा था? कि हम लोग ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ना वो दोनों हाँ कैंसिल हाँ होके हाँ हाँ 0। हाँ, ठीक है ठीक है, अगर ये पूछ रहा था तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दिए अलग अलग, 3 लूज डॉट स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटीज वाला फंडा क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। हाँ सर। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 बोलूं तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? रेजोनेटिंग। रेजोनेंस है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतना? चलिए अब एग्जांपल नंबर Yes. 4 हमारे पास है OCN-। OCN- को क्या बोलते हैं? साइनेट आयन। अब OCN- को बनाना है तो देखो इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की होती है, और कार्बन की सबसे ज्यादा बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो ऐसे लिख देंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखना चाहूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना आएंगे, ऑक्सीजन में 6, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5 और 1, तो टोटल हो गए कितने, 16। अब एक एक बॉन्ड बना दिए भैया, बना लो तो बॉन्ड। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 12। अब वही है, 3-3 हम बांट दो, इनमें 3-3 डिस्ट्रीब्यूट करें तो खत्म हो गए। अब वापस वही चीज, सेम सब कुछ सेम है इसमें जैसा पहले वाले में था। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 ही है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड और बनाने। 2 बॉन्ड बनाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 3। पहली पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे बॉन्ड कौन बना ले, ये ऑक्सीजन बना ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सारे के सारे बॉन्ड कौन बना ले, ये नाइट्रोजन बना ले। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर से बने और एक बॉन्ड उधर से बने। फॉर्मल चार्ज का सम देखो -1 आना चाहिए, क्योंकि OCN पर टोटल -1 का चार्ज है। फॉर्मल चार्ज अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर +1 लगेगा, यहाँ पर -2, इधर -1 लगेगा, इधर -1 लगेगा। ठीक है, और अगेन वापस ये तीनों में क्या रिलेशन है, बोलो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है सर चलिए बोलो। सर वो +1 क्या 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 किया आपने, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो +1 कौन सा है? कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 क्या चाह रहे हो? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इस ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5, कार्बन के 4 और +1 कौन सा है? OCN-। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्स्ट्रा, हाँ समझ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या था, O3।
O3 में अगेन हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि किसको सेंट्रल बनाए किसको क्या, सब सेम है। अब O3 में हम लोग देखें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। ठीक है, 18 अच्छी बात है। तो एक एक बॉन्ड बना दो। तो अब रिमेनिंग कितने रहे? 14। 14। तो देखो अब इसमें अलग केस है, हमारे पास 12 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचे हुए 2 कहाँ जाएंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं सर। नहीं कंप्लीट है। कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? एक दो। बॉन्ड। एक एक। बॉन्ड। अब एक बॉन्ड कहीं से भी बना लो, दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है, तो मैं लेफ्ट साइड से बना लेता हूँ। फॉर्मल चार्ज लगाना है, लगा दो, तो +1 -1। अब तुम चाहो तो इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी बना सकते हो, कैसा? O डबल बॉन्ड O और फिर ये इधर से डोनेशन, इधर लोन पेयर, ऐसा बना सकते हो ना। उधर प्लस था इधर माइनस था, तो इस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ रही है। तो एग्जाम्पल सर इसके भी नंबर दो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। बना सकते हो दो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, बट दोनों ही आइडेंटिकल होगी, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। NO2 माइनस, अरे तुम्हारे को तो ये पढ़ाना बहुत आसान है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसा रेजोनेंस होता है। 11th वाले बच्चों को पढ़ाते में, यहाँ तक पहुंचने में मेरे को 11th में पढ़ाने में 3 लेक्चर लग जाता है। मतलब तुम्हारे को मैंने ये सारी बात 1 घंटे में बताई ना, 11th वालों को बताने में 4 घंटे लगते हैं। वो उनको समझ नहीं आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्या बोल दिया, फिर वो खून पीना शुरू करते हैं। अब इसमें देखो हम लोग अगेन नाइट्रोजन बीच में है, दोनों साइड में ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नाइट्रोजन 18 होंगे क्या? ठीक है, अब एक एक बॉन्ड मैंने बना दिया है। अब रिमेनिंग कितने रहे? 14। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वही सेम किस्सा हम लोग लेफ्ट वाले से बना देते हैं बॉन्ड, और राइट वाले से नहीं बनाते। कहीं से भी बना दो, दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है। फॉर्मल चार्ज लगाओगे तो यार, क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर तुमको वो चीज नहीं पढ़ा रहा, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि भाई ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है तो ये लिमिटेशन है, ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन है तो ये लिमिटेशन है। ये तुम्हें पता होगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है तो स्ट्रक्चर देख के तो पता लगा सकते हो ना ऑक्टेट का एक्सपेंशन है या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है फिर तो। अब यार चलिए, अब मैं एक चीज और पढ़ाता हूँ, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। वैसे बताई सर दी लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में -2 आएगा ना फॉर्मल चार्ज। ओवरऑल पे NO2 माइनस से लेफ्ट वाले -2 कैसे आ सकता है? पॉसिबिलिटी कैसे, मतलब क्यों आएगा बताओ? मतलब आपने जिस हिसाब से बताया था कि हाँ मेरे ऑक्सीजन में हिसाब से ही देखना है, मेरे हिसाब से ही देख लो एकदम। कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के, कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के? 8 है। इसके खुद के देखना, खुद के तो देखने बोले थे, 7 ही तो है। जल्दी बोल, सर जल्दी बोल। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे 8 है, मतलब मैंने एक ज्यादा लगा दिया। अभी ठीक है? हाँ सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात लिखते हैं, क्या? रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वैसे तो तुम्हें आता होगा, बट मैं बताऊंगा फिर भी अपनी तरफ से। रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालते हैं, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना?
अब हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करना देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा केस क्या है कि इफ कंडीशन हमने लिख दी है, इफ स्टेबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल। अगर सारी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है ना तो ही हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना देखेंगे। आइडेंटिकल नहीं है तो कैसे बनाएंगे उसको बाद में सोचेंगे, आइडेंटिकल है तो कैसे बनाएंगे उसको पहले देख रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हमने लिखा कार्बोनेट आयन CO3 2-। कार्बोनेट को तुम सभी जानते हो अच्छे से, ऐसा दिखता है। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? कैसी होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है? हाँ सर। यस सर। आती होगी ना बनानी? हाँ अगर सर। नहीं आती किसी को तो बता दो। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने इसकी लिख दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब मैं बोलता हूं फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है ये क्या है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, और हम बोलते हैं सेम स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी भी सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा स्टेबल है कोई कम स्टेबल है, नहीं। अब इसका हाइब्रिड ड्रॉ कर रहे हैं। हाइब्रिड को ऐसे 3 इक्वल टू वाले साइन लगा के बताते हैं। हाइब्रिड में इसका ड्रॉ कर रहा हूं। हाइब्रिड देखो कैसा होगा। पहली चीज, जब स्टेबिलिटी सेम होती है ना तो हर चीज इक्वल डिवाइड होती है। टोटल चार्ज कितना है कार्बोनेट पे? -2 -2। तो -2 3 लोगों में डिवाइड होगा। 3 लोग कौन से? 3 ऑक्सीजन। तो -2/3 -2/3 -2/3 ऐसा होगा। क्लियर है? यस सर। और पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा तो मैंने बना दी, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है। अबे एक ही एक है, एक है। एक है, हाँ एक है। तो एक पाई बॉन्ड कितने लोगों में डिवाइड होगा? 3 लोगों। 3 लोगों के बीच में एक पाई बॉन्ड डिवाइड होगा। तो हमसे यहाँ पे देखो चार्ज तो हमें पता चल गया कि चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -2/3। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था ही, वो सिग्मा वाला जो सॉलिड लाइन से बना है, और एक 1/3 बॉन्ड और आया। एक था जो 3 में डिवाइड हुआ तो 1/3 है। तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 4/3। समझ आती है बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चार्ज इक्वली डिवाइड कैसे हुआ, उसका रीजन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर एक बार फिर से बताना प्लीज। देखो, इक्वली डिवाइड करने का सिंपल एक ही लॉजिक है, इफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। मतलब अगर उनकी स्टेबिलिटी सेम है तभी इक्वली डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लो, इक्वली डिवाइड तभी करेंगे जब उनकी स्टेबिलिटी सेम है। तो कार्बोनेट की तीनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी सेम है, ये तो मानते हो? हाँ सर, स्टेबिलिटी सेम है। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक एक सिग्मा बॉन्ड तो इनके पास सभी के पास था। हर स्ट्रक्चर में देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक एक सिग्मा बॉन्ड तो सभी के पास था ही। एक जो पाई बॉन्ड है वो घूम रहा है, कभी ऊपर वाले ऑक्सीजन में, कभी लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में, कभी राइट वाले ऑक्सीजन में घूम रहा है। तो एक पाई बॉन्ड को तीनों में इक्वली डिवाइड करो। बॉन्ड कितना है? एक, डिवाइड होगा 3 लोगों में, तो 1/3 1/3 1/3 सभी के पास जाएगा। बोलो। हाँ सर। 1/3 सभी के पास जाएगा। तो एक बॉन्ड तो था ही, 1/3 बॉन्ड और आया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1.33, मतलब 4/3। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो और एग्जांपल, जैसे NO3- है। NO3- का कोई बोले स्ट्रक्चर बनाओ, मैं बोलो अभी बनाया तो था थोड़ी देर पहले हमने, लूज डॉट स्ट्रक्चर, उसी को ही वापस लिख देते हैं। अब इसका एक और स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखेगा? मान लीजिए एक और होगा तो ऐसा दिखेगा। एक और बना दे तो कैसा दिखेगा? नेगेटिव चार्ज इधर और लगाना बाकी। अब मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं। अब देखो इसमें भी सेम, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, सेम स्टेबिलिटी का है। हाँ सर।
सेम स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है। अब मैं इसमें हाइब्रिड बनाना चाहूं तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। नाइट्रोजन है सभी में, देखो हाइब्रिड में तीनों की प्रॉपर्टी आती है, तो तीनों के अंदर सिंगल बॉन्ड तो है ही है, और तीनों में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो है ही है। तो ये प्रॉपर्टी तो सब में दिख रही है कि हाँ ये तो कॉमन है, ये तो सब में है, दिख रहा है, इतना स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन है। यस सर। और हाँ माइनस सर, का ठीक 2 है। चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज है, वो 3 में डिवाइड हुआ तो -2/3 -2/3 -2/3। अब एक पाई बॉन्ड है, वो भी तीनों में घूम रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बोलो। 4/3। एक बॉन्ड तो था ही, 1/3 बॉन्ड और आया डॉटेड वाला, तो 4/3। कहानी समझ आ रही है या फिर सब हवा में जा रहा है? नहीं सर, समझ यस गया। सर, समझा। हाँ सर। समझ रहे सर हो? 1/3 चलिए। वाला बॉन्ड हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जो लिख रहे हैं वो 1 तो सिग्मा बॉन्ड है, और 1/3 वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे कि पाई बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे, अभी बस जितना पढ़ा रहे उतना सुन लो, है ना। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, जो शायद सीट में भी लिखा हो या फिर तुमने कभी पहले भी पढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा, बट मैं तो अपने मेथड से बताता हूँ। तो अगर तुम्हें फार्मूला वाला ज्यादा मेथड अच्छा लगता है तो तुम वो यूज कर सकते हो, मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो तुम वो यूज कर सकते हो, जिसमें तुम ज्यादा सर कंफर्टेबल हो। वन जो वो वन जो क्या हम बोल लोग प्लस करें वो कौन सा बॉन्ड है? मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड। हाँ, तो एक बॉन्ड ऑर्डर होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का, एक को लेकर देख रहे हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल हमने ही कर रहे हैं। अच्छा, बस एक का बता रहे हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली एक का ही बता रहे हैं ना। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना। अब NO2 माइनस है ऐसा हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनेगा, है ना, NO2 माइनस। एग्जाम्पल 3 लिया मैंने, NO2 माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो हाइब्रिड कैसा होगा, देखो हाइब्रिड में कॉमन क्या है, कॉमन ये सब चीजें जो कॉमन है ना वो मैं लिख देता हूँ। कॉमन है ये, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, स्टेबिलिटी सेम है, एक माइनस का चार्ज है, दोनों में डिवाइड होगा तो -12 आएगा, बोलो। हाँ सर। यस सर। एक पाई हाँ बॉन्ड सर। दोनों में डिवाइड होगा तो क्या होगा, हाँ, 3/2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम लोग अब बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो हम बोलेंगे एक तो पूरा सिग्मा बॉन्ड था ही, और एक जो पाई बॉन्ड था वो आधा आधा डिवाइड हुआ है, तो हाफ, मतलब 3/2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ आती है इतनी बात? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, O3 का स्ट्रक्चर हमने बनाया ही था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर O पर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो किसी ने बोला था कि सर दूसरे वाले ऑक्सीजन पे भी तो आ सकता है माइनस, हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलिए यहाँ पर ऐसा लगा दिया। अब इनका अगर मैं हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो हाइब्रिड कैसा होगा, हाइब्रिड ऐसा होगा, ये सारी चीजें तो सब में है ही, एक एक बॉन्ड और प्लस चार्ज बीच वाले पर, ये -1 का चार्ज है, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, और एक जो पाई बॉन्ड है दोनों में आधा आधा जा रहा है, तो चार्ज समझ आ गया, माइनस हाफ हाफ। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलो। 3/2। बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा 3/2, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होगा 3/2। समझ आती है बात? क्वेश्चन दो एक करने को। यस सर। हाँ हाँ सर। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन S and O bond order in sulfate ion and sulfite ion। करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
सल्फाइड SO3 2 - अब ये भी मुझसे पूछोगे तो फिर मतलब क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? सर कल ही है। ओके, कल ही है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में रिवाइज करते रहें, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं नोट्स को प्रॉपरली हर क्लास के बाद अच्छे से रिवाइज करें। सर सल्फेट में 6 और 3/2, सल्फाइट में 4 और 4/3। क्या वापस बोल? सल्फेट में 6 और 3/2। 6 और 3/2, 6 क्या है ये? सल्फर का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, एक ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आएगा और वो एक ही आएगा, मतलब 6 और 3/2 दो आंसर थोड़ी आएंगे। नहीं, ऑक्सीजन सल्फर का उसमें 6 है और ऑक्सीजन का 3/2 है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। बॉन्ड ऑर्डर दो एटम के बीच का होता है, एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती बॉन्ड अच्छा, ऑर्डर। हाँ, तो सल्फेट में मतलब 3/2 और फिर सल्फाइट में 4/3। ठीक है। हाँ तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, डिटरमाइन एस एंड ओ बॉन्ड ऑर्डर है ना, मतलब एस एंड ओ के बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पता लगाना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम बात करें किसमें, सल्फाइट में, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सल्फाइट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है। तो SO3 2- इज सल्फाइट आयन, है ना। तो देखो ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड O, O-, चाहो तो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, और अगर नहीं बनाना चाहो ना तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, सल्फर ऑक्सीजन में एक बॉन्ड तो है ही, और एक बॉन्ड कितने में डिवाइड हो रहा है, 3 में, तो 4/3 आ गया। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ऐसे अगर मैं SO4 2- बोलूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। तो उसमें क्या होगा, SO4 2- में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी माइनस लगा दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना लेना, मैं नहीं बना रहा। देखो एक तो बॉन्ड है ही, और दो बॉन्ड कितनों में डिवाइड हो रहे हैं, 4 में। 4 में। एक एक तो है ही, दो बॉन्ड 4 में डिवाइड हो रहा है, तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। चलिए हम लोग शीट डिस्कस करना है हमको, जल्दी से शीट निकाल लीजिए। सेक्शन EF और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। आई थिंक डाउट आने नहीं चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें सेक्शन EF में, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए होमवर्क डिस्कशन, जल्दी से शीट निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड, सेक्शन E। बोलो, सेक्शन E था ना? हाँ E था, जल्दी से बोलिए।
हाँ तो ई में तो E4 बताया पहले डाउट। E4 और E4 के अलावा और कोई डाउट है? E5 में जो बी का E6 आंसर करेक्ट दिया है उसको वो 3.1 होना चाहिए। तुम डाउट बोलते जाओ, बाकी सब देख लेंगे। E4 के अलावा E5 यस सर E5। और E6 E6 में सर ऑप्शन ए और बी एक्सप्लेन कर दो। और बस ठीक है चलिए। हाँ सर। E4 में देखो क्या बोला है। E4 में बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल of O2 is x joule at this temperature, है ना। Another sample of O2 at this temperature has kinetic energy 2x. Then अरे यार क्या है, मतलब वैसा डाउट कैसे पूछ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बताओ फॉर्मूला क्या होगा? 3/2 NKT, NKT। मतलब 3/2 is constant, K is constant, मतलब काइनेटिक इज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टेम्परेचर। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या है मुझे पता नहीं, है ना। दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2x। पहले वाले की x है, सॉरी पता है पहले वाले की x है, दूसरे वाले की 2x है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले वाले में कितने हैं? n है, दूसरे वाले में पता नहीं। पहले वाले में टेम्परेचर कितना है? माइनस में 123, माइनस में 123 मतलब 150 केल्विन, और दूसरे वाले में 300 केल्विन। क्या क्वेश्चन मार्क का वैल्यू नहीं निकल सकता यहाँ से? बोलो। हाँ सर हो जाएगा। बड़ा ही घटिया डाउट था, ऐसे डाउट ना पूछे। क्वेश्चन मतलब थोड़ा ट्राई करे यार क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी। सर वो एवरेज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। पहले तो बता वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी एवरेज का फार्मूला जल्दी बोल। √8 पाई KT। क्या है? क्या 8 क्या पाई 8 पाई RT बाय क्या ये फार्मूला सही बोल रहा है? सर 8 नहीं। RT बाय पाई। 8 RT बाई पाई एम ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है 8 ग्राम का, तो हाफ एम वी एवरेज स्क्वायर, ये फार्मूला आगे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एम का मतलब मास है और यहाँ का एम का मतलब है मोलार मास, दोनों में डिफरेंस है। इससे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड वैल्यू रखना तभी आंसर जूल में आएगा। और पर मॉलिक्यूल पूछा है इसने, तो पर मॉलिक्यूल सर निकाल लेना। हाँ बोल। सर जो ऑर्डर आ रहा है ना 10⁻⁻21 वो बराबर आ रहा है, बस वो 3.1 आ रहा है और उसमें आंसर में 6.2 दिया है। कहीं तो तूने 2 का लफड़ा किया होगा। नहीं क्या सर किया तूने? मैंने चल क्या किया? सर जैसे वैल्यूज दिए मैंने वही सारे वैल्यूज इनपुट करके देखे। मैंने कैलकुलेटर से भी फिर वापस रीचेक किया। तो देख हाफ सर एम का सर इसमें हम जो 3/2 RT वाला फॉर्मूला है वो भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ वो चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, सही बात है, मतलब वो उससे भी यूज आ कर गया लो। आंसर। तो देखो 3/2 मोल्स RT, 3/2 NRT करेंगे ना, तो 8 ग्राम है मतलब हाफ हाँ मोल से। सर। तो यहाँ से निकाल लो काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगी। इससे आ जाएगा आंसर, नहीं आ रहा क्या इससे? हाँ आ सर रहा है यही सर। यूज किया। अरे भाई मेरे 3/4 इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 300 केल्विन, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है ना, ये Na/2 मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है। Na/2 मॉलिक्यूल्स का तुम्हें पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो Na/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तूने Na से डिवाइड करा होगा। हाँ सर Na से किया था। E6 में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल, pressure exerted by the gas is proportional to the mean velocity of the molecule. Pressure exerted by the gas is proportional to the RMS velocity. RMS velocity of the molecule is inversely proportional to the temperature. Kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature. तो देखो इसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस इसके अलावा और कोई किसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। केटीजी में सिर्फ यही फंडा है।
काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जो वेलोसिटी है वो रूट में टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, इसके अलावा और कोई भी किसी भी तरह से किसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। समझ गए? और सर इसमें डायटोमिक और उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है। सेक्शन एफ में बोलिए सर F3 F2। और कोई डाउट है? सर एक F7। F7 के अलावा सर F4 और F2 में देखिए 500 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, एक कोई हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के एक्सिस में बर्न किया है, CO2 हमें मिलता है एंड 3 इट्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है? 3 लीटर है क्या? वो इट्स पढ़ लिया 3 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स प्लस H2O मिलता है। ठीक है, तो XCO2 और Y/2 H2O होता है ना। ऑल वॉल्यूम बीइंग मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो देखो ये कितना है, ये 500 ml है, तो इससे कितना मिलना चाहिए था 500x, और ये कितना मिलना चाहिए था 500 इंटू Y/2। तो देखो 500x किसके इक्वल दे रखा है? इसके इक्वल दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, और 500 Y/2 किसके इक्वल दे रखा है? 3000 के इक्वल दे रखा है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। हो गया क्वेश्चन? हाँ बोलो। सर। क्वेश्चन F3 में क्या बोला है? F3 खतरनाक क्वेश्चन है। F3 में बोला है 15 ml of gaseous hydrocarbon CXHY 15 ml of gaseous hydrocarbon was required to complete combustion। ठीक है, इन दिस ml of oxygen। ठीक है, इधर O2 है, हमको क्या मिलेगा XCO2 और Y/2 H2। तो देखो ये कितना है, ये 15 ml है, तो इससे 15 ml से ये कितना बनेगा, ये 15x और ये बनेगा 15 Y/2 ml। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एयर है ना, एयर कितनी है? एयर है 357 ml और 21% ऑफ एयर बाय इसमें वॉल्यूम, तो इसमें जो O2 है वो कितना है? 357 का 21% ही है, तो O2 का वॉल्यूम कितना है? 74 आ रहा है अप्रॉक्स 75 आएगा। हाँ, तो O2 कितना है? O2 75 ml है। ठीक है, तो रिमेनिंग एयर क्या हुई? रिमेनिंग एयर कितना हुआ? माइनस कर दो ना 357 में से 75, मतलब 282 ml। ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या बोल रहा है आगे? 15 ml this and gases all the gaseous products occupy 327 ml। what is the formula of hydrocarbon? अच्छा, all the gaseous product occupied this, तो फार्मूला क्या होगा मतलब सर हाइड्रोकार्बन? H2 को तो हम लोग लिक्विड, H2 को तो लिक्विड मानेंगे ना हम। तो देखो गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास बचा कितना है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे 3 ना 40। हाँ, तो हम बोलेंगे देखो गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन है? गैसियस प्रोडक्ट एक तो 15 ml CO2 बना, ये तो गैस है, इसको लिक्विड मानेंगे हम लोग। 15 ml एक 15x ml तो CO2 बना है, और 282 ml ये बचा है रिमेनिंग एयर, वो कितना है 327 के आसपास। तो यहाँ से 5x इक्वल टू ये कितना आता है 327 माइनस 282 75। हाँ 45। हाँ 40। तो x का वैल्यू आ गया 3, तो ये तो कितना आ गया? ये आ गया 45 ml। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं क्या y का वैल्यू? निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अब इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन होगा मेरा 2x प्लस y/2/2, यही होगा। बैलेंस करा तो यही होगा ना, 2x प्लस y/2/2 बैलेंस है। बोलो
हाँ सर। तो O2 यूज कितना होगा? देखो कार्बन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में O2 यूज होगा 15 इंटू 2x प्लस y/2/2। ये होगा हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर ये 1 ml चाहिए तो इसका इतना ml चाहिए, तो 15 ml में इसका दिस इंटू 15 ml चाहिए होगा। जैसे इसके 15 ml से 15x 15 इंटू x बनता है और ये 15 इंटू y/2 बनता है ना, तो वैसे ये 15 इंटू दिस ml चाहिए होगा O2 के रेस्पेक्ट में। ओवरऑल 75 ml दिया है। क्या इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। ये 75 तो 15 इंटू 5 तो 2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना है 3, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 नहीं 8, क्योंकि 4 प्लस 6 10। ठीक है, y का वैल्यू 8 आ गया तो फॉर्मूला बना C3H8। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। F4 के बाद फिर F7 है। F4 क्या बोला है? अरे यार 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of O2. The volume of gases on cooling was found to be this, and 15 ml of this absorbed by this. तो देखो XU2 plus Y/2 H2O बनेगा, है ना? तो ये कितना बनेगा 7.5x और ये बनेगा 7.5 इंटू y/2 और 7.5x इज इक्वल टू 15 ml है, तो x का वैल्यू तो 2 आ गया, क्योंकि KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को ही तो एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। And rest was absorbed in a solution of alkaline pyrogallol if all the volume measured under same the formula of hydrocarbon. Oh. The volume of gases on cooling is 2.8 ml. तो इसमें कौन आ रहा है? 28.5 है। बताओ कैसे करेंगे? अच्छा, इसका 36 ml भी तो दिया है, तो यहाँ से भी हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। अब हमको पता है कि O2 यूज्ड कितना हुआ है? O2 यूज्ड हुआ है 36 ml। ऐसा नहीं, ये नहीं, O2 यूज्ड हुआ होगा 2x प्लस y/2 का हाफ और उसका भी 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ml ये यूज हुआ है ना। तो इसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग, मतलब ये बोलना चाह रहा है 7.5 ये यूज होगा, है ना? तो बचा कितना? 28.5 में से जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो O2 ऑब्जर्व होता है ना, तो उससे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू 2 है हमारे पास। 28.5 माइनस 15 O2 का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या बोल रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर रिएक्शन 28.5 ml है ना, उनमें से 15 ml CO2 ऑब्जर्व हो गया, उससे x इज इक्वल टू 2 आता है, और रेस्ट वॉल्यूम जो रहेगा वो O2 का रहेगा जो पैरेगलल ऑब्जर्व करेगा। तो O2 का वॉल्यूम लिख कर सकते हैं और x का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो जो सर वो कूलिंग के लिए ना? हाँ तो कूलिंग वाला में तो बोला है ना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग इज फाउंड टू बी दिस। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होगा? तो हम लोग देखो, इसने बोला है कि रेस्ट ऑफ एब्जॉर्बेड सॉल्यूशन अल्कलाइन पायरोगैलल, मतलब O2 कुछ ना कुछ बचा है। तो हम लोग पहले तो बात करते हैं रिमेनिंग O2 कितना है। रिमेनिंग O2 कितना है? रिमेनिंग O2 है 36 ml टोटल था, और जो यूज्ड हुआ वो ये है, ठीक है, ये टोटल था, ये यूज, तो ये तो रिमेनिंग O2 था, ठीक है। और साथ में एक और चीज है हमारे पास, कौन? 7.5 y/2, ठीक है। ये किसके इक्वल दे रखा है? इसको एक बार 28.5 के इक्वल रख के देखो। तो यहां से अगर हम लोग निकालें 36 है ना और 28.5, तो यहाँ से कितना आता है? 7.5 कहाँ से आया? अरे थोड़ी देर पहले ही तो बताया था उस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में। अच्छा हाँ सर।
जैसे इसमें था ना, इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया था, 15 इंटू दिस, ये देखो ये वाला, इसलिए इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ऐसा होगा, यहाँ से देखो और सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 2x प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस वाई बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू कितना निकाला था, 2। तो 4 प्लस वाई बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तो माइनस में आ रहा है आंसर ही। क्या मैंने कोई एरर तो नहीं कर दिया कैलकुलेशन में? एरर कर दिया ना, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो फिर यहाँ दोनों जगह भी माइनस आएगा। तो बताओ अब यहाँ से आगे क्या आ रहा है, माइनस में y बाई टू इज इक्वल टू माइनस में 2, तो y का वैल्यू आ गया 4। तो आंसर क्या आएगा, C2H4। यही दिया आंसर। समझ आ रही है बात? सर वो माइनस वाला एक बता दो। कैलकुलेशन है ये लिख दिया है ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन करिए बस। हाँ तो सर पहले आपने प्लस किया फिर माइनस हो गया, वो नहीं समझा। अरे तो वो मैंने पहले कैलकुलेशन में एरर कर दी थी ना, अब कैलकुलेशन से करेंगे तो इसके नीचे फिर ये माइनस ही आएगा, इधर कैलकुलेशन करके देख लेना, हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है तो। अच्छा सर जो 7.5 क्या क्या घट क्या बोल रहा है? मतलब सर वो प्लस ही है ना स्टार्टिंग में? हाँ स्टार्टिंग में प्लस। हाँ ठीक है सर वो जो 36 ml है उसमें से आपने क्या क्या घटाया है? 36 ml ओवरऑल O2 था, उसमें जो मैंने यूज किया ना वो O2 घटा दिया, तो ये मेरा वो था जो O2 मेरा बचा, ये वाला मेरा O2 जो बचा है वो है, और ये है मेरा जो वाटर जो बना है। तो ये कूल करने के बाद यही गैसेस मेरे पास बची है जो 28.5 के इक्वल है। CO2 फिर तो आपने इसी एब्जॉर्ब को हो सॉल्व चुका कर दिया केवल। ना? हाँ इसी को सॉल्व कर दिया है बस। फिर से जो उन्होंने अल्कलाइन पायरोगैलोल दिया उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? उस इंफॉर्मेशन का ये यूज है कि हमारा O2 पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो बचा है जिसको अल्कलाइन पायरोगैलोल एब्जॉर्ब करा है। उस इंफॉर्मेशन का बस इतना ही यूज है कि O2 खत्म नहीं हुआ है, O2 बचा है, तो उसको भी कंसीडर करो, ठीक है। और जो F7 जिसने क्वेश्चन पूछा है मैंने ही बताऊंगा, F7 जैसा डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवाया, बस मेरा डेटा अलग था जिसमें 10 ml आंसर आ रहा था, ठीक है। सर आप एक बार F6 बता दो ना ओरली कैसे। LPG इज अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो दोनों ही ब्यूटेन है, C4H10 C4H10। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड 1 kg है दोनों का, तो कोई नहीं, दोनों लिख दो 1 kg है। अब इनको बर्न किया है तो हमको क्या मिलेगा, 4 और 4 8, मतलब 8 CO2 मिलेगा और H2 मिल जाएगा। कुछ हमें पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड 1 kg के लिए कितना होगा, तो निकाल लो। ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन ऐसा होगा 2C4H10 प्लस O2 गिव्स 8 CO2 प्लस ऑक्सीजन कितना लगेगा 10 H2O, बैलेंस करो 16 प्लस 10 26, तो 13 O2। अब बस रिएक्शन मैंने लिख दी है, उसको सॉल्व कर लेना आगे। मतलब केजी के फॉर्म में हम लोग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते? मोल निकालना पहले, केजी दे रखा है तो क्या हुआ, मोल नहीं निकाल सकता C4H10 का, 1 kg दे रखा है तो। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो। सर वो डी वाला ग्राफ नहीं समझा। सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा बता, वही नहीं पूरा सर क्यों बता दे? F7 नहीं बताया आपने। हाँ तो मैंने बोला भी तो था बताने से पहले, नहीं बताऊंगा। देखो सारी चीजें हम लोग नहीं बता सकते, मतलब ठीक है मैं तो बता दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। तुम क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ो, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करवाया, ये ओजोनाइड वाला करवाया जिसमें 10 ml आंसर होगा। करवाएगा ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर करवाया। हाँ सर वो पता है कि टर्पेंटाइल O3 को अब्सॉर्ब करेगा, पर मैंने जब निकाला ना आंसर तो मुझे थोड़ा गलत मिल रहा है इस वजह से। नहीं मिलेगा गलत, क्वेश्चन सॉल्व करके करो वापस से, सही आएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ये सारे ग्राफ कैसे बता दें यार, मतलब ये तो मैंने बताया भी है क्लास में तुम्हें कि अगर ऐसा होगा तो कैसे प्रेशर चेक करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें क्या मैं बताऊं, बोलो बोलो कौन सा ग्राफ बताना है, जल्दी बोलो। डी वाला
डी वाले में देखो इक्वेशन देखो पहले अच्छे से, ग्राफ किसके बीच में है, क्या है, क्या करना है। P इक्वल टू डी आर टी बाई एम हमको पता होता है, या फिर D इक्वल टू हाँ पी सर। एम अपॉन आर टी हमें पता होता है। इक्वेशन देखो P और D के बीच में है, ये y एक्सिस पर है, ये P x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर। तो m अपॉन आर टी क्या है मेरा, m अपॉन आर टी मेरा स्लोप है ना, m अपॉन आर टी मेरा स्लोप है, इस बात को ध्यान रखना। अब ग्राफ मैंने बनाया तो ऑब्वियसली डी और पी में ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन से पास होगा। अब अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ है ना, तो देखो टेम्परेचर पर ग्राफ मेरे को सेम रखना है। मान लीजिए मैंने प्रेशर सेम रख दिया, प्रेशर मैंने सेम रख दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल